जी आपको बताया था दो तरीके हैं डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करने के, एक है इंजेक्शन, दूसरा है लुकअप। दोनों में डिफरेंसेस बताए थे। लुकअप में स्टेप बढ़ते हैं, इंजेक्शन में स्टेप कम होते हैं। एज ए प्रोग्रामर आपका काम आसान करने के लिए इंजेक्शन को सपोर्ट करता है। इंजेक्शन में भी फिर फर्दर दो तरीके थे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। दोनों में क्रिएट करेगा कंटेनर, बाद में रिक्वेस्टेड बीन क्रिएट करेगा, बाद में डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। डिपेंडेंसी नहीं भी सेटिस्फाई होती है तो भी आपको रिक्वेस्टेड बीन मिलेगी। सारी डिपेंडेंसी सेटिस्फाई होती होंगी तो ही आपको बीन। मैंने आपको बताया था किसी के ऊपर हो तो क्या करना होगा, कलेक्शन के ऊपर हो तो क्या करना होगा। कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल दिया था, दोनों तरह के लिखाए थे, देख लिया अपने आप कि आपको देखना है। मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं बीच में वो क्वेश्चन पूछा जाता है डिपेंडेंसी सेटिस्फाई कि ऑटो वायरिंग क्या है। इसमें आप ऑटो वायरिंग करेंगे चलाने के बजाय। कल जब हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी उसमें अगर आप ध्यान से देखें, हमें बीन की कॉन्फ़िगरेशन में ये बताना होता है कि किस टाइप की बीन हमें चाहिए, किस नाम से हम उसे मांगेंगे। साथ में ये भी बताना होता है कि उसकी डिपेंडेंसी बाकी किस किस बीन्स के ऊपर या किस कलेक्शन के ऊपर है। अगर मेरे पास बहुत सारी बीन्स है और उनकी डिपेंडेंसी दूसरी बहुत सारी बीन्स के ऊपर है तो मुझे सारी कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी। आईओसी कंटेनर आपका काम आसान करता है। वो आपसे कहता है कि अगर आपकी किसी एक बीन की डिपेंडेंसी किसी दूसरी बीन के ऊपर है और वो बीन भी आपने पहले से कॉन्फ़िगर करके रखी हुई है, आप मुझे सिर्फ कोई हिंट बता दें, इसके थ्रू मैं खुद डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करके इंजेक्ट कर दूंगा। आपको मुझे सारी कॉन्फ़िगरेशन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज ए प्रोग्रामर आपका काम आसान हो जाएगा। ऑटो वायरिंग इज द फैसिलिटी आईओसी कंटेनर and injects bean dependencies on its own. This feature can only be used या cannot be used, ये लिखना चाहिए। This feature cannot be used in case of primitive type dependencies. Primitive के केस में क्यों नहीं होगी? अगर आप देखें एक ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है, जैसे कल हमने कुछ एग्जांपल दिए थे, मेरे पास अगर कोई एक क्लास है ए, उसकी डिपेंडेंसी किसी दूसरी क्लास के ऊपर है बी के ऊपर, तो मैं एक बी टाइप की बीन कॉन्फ़िगर करूंगा, एक ए टाइप की बीन कॉन्फ़िगर करूंगा। दोनों मेरे पास कॉन्फ़िगर्ड होंगे। वहां पर अगर मुझे ए मांगना है तो अभी तक हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल अप्रोच बताता हूँ, लिखना नहीं है, आपको फायदा समझाता हूँ पहले क्या होने वाला है। लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा और बाकी जो इसमें लिखना होगा वो लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा, अब या तो यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा या फिर क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर आर्क। अब मैं यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन जैसी चीज आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, फैमिलियर है रिफ्लेक्शन से। मेरे ए ऑब्जेक्ट के पास एक बी टाइप की प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि उसे बीन से आप इंजेक्ट कराएं। जो ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर हम सिर्फ जो बीन हमें इंजेक्ट करानी है वो तो हमें पहले से भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, उसे कॉन्फ़िगर कर दें, और जो बीन हम मांगने वाले हैं उसे कॉन्फ़िगर करें, और साथ में इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कंटेनर को कोई हिंट दे दें कि हमारे पास इस बीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको सेटिस्फाई करानी है, जिनकी वैल्यूज आपको देनी है, और वो वैल्यूज बीन है, कॉन्फ़िगर्ड बीन। हम आपको कोई हिंट दे रहे हैं जिनसे आप वो आइडेंटिफाई कर लेना और इसमें इंजेक्ट कर देना, वो हम यहाँ पर अलग से नहीं बताएंगे। तो वो हिंट हम तीन तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका होगा बाय टाइप, मीन्स मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब देखिए मेरा काम कितना आसान हुआ। पहले इसके साथ कितनी लाइन लिखनी पड़ रही थी मुझे, 3। पहले बीन, देन प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्टर, देन बीन को क्लोज करना पड़ रहा था, ये अलग से लिखना पड़ रहा था। अब अगर इसकी डिपेंडेंसी 4 बीन के ऊपर होती, 4 बीन यहाँ पहले कॉन्फ़िगर करता, इसके साथ 4 बार कंस्ट्रक्टर या 4 बार प्रॉपर्टी लिखता। डिपेंडेंसी 4 बीन के ऊपर हो या 400 बीन के ऊपर हो, वो 400 बीन के ऊपर है तो 400 बीन तो पहले भी मुझे कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है अलग, अभी भी मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, लेकिन यहाँ पर 400 बार प्रॉपर्टी लिखना पड़ता मुझे। अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एक बार लिखना पड़ेगा ऑटो वायरिंग कराओ, मीन्स खुद आइडेंटिफाई करो एंड खुद इंजेक्ट करो। रिफ्लेक्शन के थ्रू देखो इसमें किस किस टाइप की प्रॉपर्टी है, और देखो क्या मैंने उस टाइप की कोई बीन कॉन्फ़िगर करके रखी हुई है। अगर मेरे पास क्लास ए इस तरह की है, इसके अंदर मैंने बी टाइप का कोई डेटा मेंबर रखा हुआ है, इस क्लास का मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊं तो रिफ्लेक्शन के थ्रू पता चल जाएगा कि इसके पास प्रॉपर्टी किस टाइप की है, बी टाइप की। वो देख लेगा क्या मैंने बी टाइप की कोई बीन कॉन्फ़िगर की हुई है, अगर मिल जाएगी तो उसे इसमें इंजेक्ट कर दिया जाएगा, काम आसान हो जाएगा। अगर मैंने बी टाइप की 2 बीन कॉन्फ़िगर कर दी तो कौन सी इंजेक्ट करेगा वो,
एम्बिग्युइटी है वो तो उसने तो कर दिया, आप कहने लगे मुझे तो दूसरी करानी थी, उस केस में करेगा ही नहीं, लिखेंगे पहले, आगे नोट नहीं करना है अभी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्या है? हमें अभी तक रिक्वेस्टेड बीन कॉन्फ़िगर करनी होती थी, रिक्वेस्टेड बीन की डिपेंडेंसीज बतानी होती थी, और वो डिपेंडेंसीज अगर बीन है तो उन्हें भी अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। अब हम सिर्फ अपनी बीन कॉन्फ़िगर करेंगे, उनकी डिपेंडिंग बीन कॉन्फ़िगर करेंगे, और अपनी बीन की कॉन्फ़िगरेशन में बता देंगे कि जो हमारी बीन की डिपेंडेंसीज हैं वो आपको इस हिंट के थ्रू आइडेंटिफाई करके। ऑटो वायरिंग can be of following types. Constructor. In auto wiring by type, container determines the type of properties. Container determines the type of properties of the requested bean using reflection and searches the beans of the property type and searches the beans of the property type to get the values of bean. To get the values of bean properties injected, to get the value of beans, to get the value of beans property injected, of beans property injected. जो बीन आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन का यूज करके उसके प्रॉपर्टी के टाइप पता लगाएगा, फिर उस टाइप की बीन ढूंढेगा, वो मिल जाएंगी तो फिर उनसे रिक्वेस्टेड बीन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा, वो इंजेक्ट कर दी जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लिखेंगे फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स ऑटो वायरिंग। मैंने दो छोटी छोटी क्लास यहाँ पर डिफाइन की है। एक क्लास को इस तरह से डिफाइन किया है कि उसमें हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन दोनों कर सकते हैं। सेटर इंजेक्शन के लिए सेटर मेथड होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ये हमने दो क्लास डिफाइन की, आप कंपैरिजन कर सकें इसलिए दोनों चीजें लिखी गई हैं आपके सामने। विदाउट ऑटो वायरिंग हमें बी बीन कॉन्फ़िगर करनी पड़ती, ए बीन कॉन्फ़िगर करनी पड़ती, ए के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी वैल्यू इंजेक्ट करानी है वो बताना पड़ता है। ऑटो वायरिंग के केस में जब हम बाय टाइप यूज कर रहे होंगे हम सिर्फ बी बीन कॉन्फ़िगर करेंगे, ए बीन कॉन्फ़िगर करेंगे और कंटेनर को हिंट देंगे कि उसे प्रॉपर्टी का टाइप यूज करना है बीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए। जो लिमिटेशन है वो भी साथ में लिख दी गई है। Of the type of auto wired beans property, जो auto wired bean कौन है? ए की जो प्रॉपर्टी है उस टाइप की बीन, ए की प्रॉपर्टी किस टाइप की है? बी टाइप की। अगर एक से ज्यादा बीन कॉन्फ़िगर हुई वो मतलब है उसका। यहाँ पर मैंने लिख दिया एक बी है एक बी वन है। अब आपने कहा है कि ए की जो डिपेंडेंसी है वो टाइप का यूज करके आपको इंजेक्ट करानी है, ए की प्रॉपर्टी का टाइप देखेगा, टाइप पता चला बी, अब बी टाइप की बीन ढूंढेगा, कितनी बीन मिलेंगी? अब वो इसे इंजेक्ट करे कि इसे इंजेक्ट करे उसे समझ में नहीं आएगा, वो बताएगा। मैं अभी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि यहाँ पर एक बीन की रिक्वायरमेंट थी, दो बीन मिल रही है, एम्बिग्युइटी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, एक्सेप्शन जनरेट कर किया जाएगा। ऑटो वायरिंग बाय टाइप कैन नॉट बी यूज्ड when more than one beans of the type of auto wired beans property are configured। हम नहीं करेंगे, एक प्रोजेक्ट में एक आदमी काम करेगा कि एक से ज्यादा आदमी काम करेंगे। मेरे पास बी बीन है, सॉरी ए बीन है जिसे बी के एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, एक दूसरा आदमी हो सकता है उसकी क्लास में बी के दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो सकती है। हमने बी का एक ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ था, उसने एक और कॉन्फ़िगर कर दिया, अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मेरी कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक हो जाएगी, मेरा ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, उसका तो बन जाएगा, उसे दो की जरूरत थी। हो सकता है नहीं हो सकता? जितने ऑब्जेक्ट बनाने थे सर उतने बार या तो फिर आप फैक्ट्री से बनवाओ या फिर उन्हें प्रोटोटाइप कराओ। अब मुझे दो सिंगलटन ऑब्जेक्ट की जरूरत अगर है, हाँ अगर मुझे दो सिंगलटन ऑब्जेक्ट चाहिए एक ही क्लास के तो दो बार कॉन्फ़िगर करूंगा मैं। एक कॉन्फ़िगर कर रखी थी बीच ऑटो वायर कर रखा था जो उसकी डिपेंडेंसी थी, बाद में कोई आया उसने एक और बीन बना दी तो वही तो कह रहा हूँ आपको, और क्या कह रहा हूँ मैं? वो भी ठीक करनी पड़ेगी। वो पहले वाली तो खराब होगी, दूसरे को तो दो की जरूरत थी, उसका तो चलता रहेगा काम, उसने अपने चक्कर में आपका काम बिगाड़ दिया। ये इस अप्रोच की लिमिटेशन है कि ये अप्रोच तभी काम करेगी जब आपकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी टाइप की एक ही बीन कॉन्फ़िगर्ड हो। बात समझ आ गई? सेकंड लिखेंगे, नोट कर रहा है कोई अभी?
सेम टाइप के दो सेटर से क्या मतलब है, मतलब सेम सिग्नेचर है एक ही क्लास में, कैसे कर सकते हैं आप, पहले ये बता दो मुझे। सेटर मेथड किस तरह से बनाए जाते हैं? नहीं, आपके बनाने से काम नहीं चलेगा। जावा बीन्स की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं। मेरे पास प्रॉपर्टी का नाम बी है तो मेथड का नाम मैं क्या रखूंगा? सेट बी या सेट बी1 रखूंगा। अगर मुझे ऑटोमेशन चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, अगर मेरी प्रॉपर्टी के नाम पॉइंट 1 पॉइंट 2 है तो मैं ऐसे नाम रखूंगा जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का नाम पॉइंट है तो सेट पॉइंट एक ही मेथड होगा, फिर सेट पॉइंट 1 पॉइंट 2 नहीं होंगे। उस केस में फिर मैं स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकता कोई भी, ना तो कोई फ्रेमवर्क यूज होगा उसमें, ना भी कोई इस तरह की एपीआई आपकी क्लास को यूज कर सकती है। एपीआई फ्रेमवर्क ये सब हम किसके बेस पे बना सकते हैं? स्टैंडर्ड के बेस पे। हो गया। सेकंड लिखेंगे दिस प्रॉब्लम, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय ऑटो वायरिंग। इन दिस केस IOC container use the name of properties of the auto wired bean to identify to be injected as their value। अब इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको पता है नाम जो है वो यूनिक होता है, एक ही नाम आप एक से ज्यादा बीन को नहीं दे सकते। यहां पर अगर मैंने इस बीन को नाम दिया बी, अब कोई दूसरा आदमी बी नाम यूज नहीं कर सकता। इस क्लास की वो कितनी भी बीन कॉन्फ़िगर कर सकता है, लेकिन नाम उसे कुछ अलग रखना पड़ेगा। मैं यहाँ हिंट दे रहा हूँ इस बार कंटेनर को कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब आप बनाओ तो उसकी प्रॉपर्टी के नाम देखो क्या है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बी नाम की बीन ढूंढो और वो उसमें इंजेक्ट कर दो। अब ये वाली बीन इसमें इंजेक्ट हो जाएगी। लिखो, मैं बोल देता हूँ, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। हो गया। एरो पे लिखा हुआ है विल बी इंजेक्टेड as it has same type, sorry, as it has same name as the property of A, as the property of A। जो एम्बिग्यूटी थी पिछली बार वो खत्म हो गई है। एक टाइप की कितनी भी बीन रख सकते हैं तो टाइप में एम्बिग्यूटी आ सकती है, लेकिन एक नाम की एक ही बीन रख सकते हैं, नाम में कभी एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। लेकिन इसमें भी एक समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कह सकते हैं जब इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो सकती, टाइप में एम्बिग्यूटी हो सकती है, तो केवल यही तरीका यूज करना चाहिए था, टाइप वाला यूज ही नहीं करना चाहिए था। होना चाहिए सवाल, नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसकी भी कुछ कमी होगी। उन कमी के केस में टाइप वाली चीज यूज हो सकती है। अब मैंने कहा अगर मैंने बी नाम की एक बीन कॉन्फ़िगर कर दी तो अब कोई भी इस बी नाम को यूज नहीं कर सकता। अब वो कितनी भी क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर कर सकता है, लेकिन नाम उसे अलग रखना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है, मान के चलते हैं मुझे ए के अंदर बी का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझसे पहले किसी एक दूसरे ने लेट से किसी एक तीसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बी नाम से कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। अब अगर उसने ये नाम यूज कर लिया तो क्या मैं अब इस नाम की कोई बीन कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ? अब इसकी वजह से मुझे दो में से कोई एक चेंज करना पड़ेगा। या तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी का नाम बदलना पड़ेगा, उससे मेरा सारा मीनिंग ही गड़बड़ हो जाएगा, या फिर मुझे दूसरे आदमी से कहना पड़ेगा भैया आप अपनी ये बीन हटा लो, इसका नाम बदल लो। या फिर अगर अब मैं यहाँ पे टाइप कर दूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मान के चलते हैं ये वाली चीज नहीं है, अब एक टाइप की एक ही बीन है, तो अब यहाँ पर टाइप वाली अप्रोच काम कर जाएगी। नाम मैच करे ना करे, टाइप मैच कर जाएगा। बात समझ आ रही है? तो टाइप वाली अप्रोच ऐसी सिचुएशन में यूज होगी जहाँ आप नाम यूज ना कर सकते हैं। नोट करके लिख लीजिए केवल छोटी सी बात, ऑटो वायरिंग बाय नेम कैन नॉट बी यूज्ड when a bean having the same name as a property of auto wired bean is configured having a different type। नाम सेम है, टाइप अलग है, फिर आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लाइन से हम लिखेंगे in both auto wiring by name and auto wiring by type setter injection is used by the IOC container। setter injection is used by the IOC कंटेनर। अगर आपने देखा हो मैंने कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी करके दी, मींस सेटर मेथड के थ्रू वैल्यू इंजेक्ट की जाएगी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट नहीं की जाएगी। अगर मुझे ऑटो वायरिंग करानी हो लेकिन कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करानी हो तो फिर मेरे पास तीसरा तरीका है। ऑटो वायरिंग बाय कंस्ट्रक्टर इज सिमिलर टू ऑटो वायरिंग बाय टाइप एक्सेप्ट दैट इन इट डिपेंडेंसीज आर इंजेक्टेड थ्रू कंस्ट्रक्टर
टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स, टाइप ऑफ स्टार्टिंग से ऑटो वायरिंग बाय कंस्ट्रक्टर सिमिलर टू ऑटो वायरिंग बाय टाइप एक्सेप्ट दैट डिपेंडेंसीज आर इंजेक्टेड थ्रू कंस्ट्रक्टर। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स are used by the container of constructor parameters are used by the container to identify the beans to be injected means जब हम बाई टाइप लिख रहे थे तो वो प्रॉपर्टी का टाइप देख रहा था, जब हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर का टाइप देखेगा। मीन्स जो टाइप वाली लिमिटेशन है वो इसमें भी रहेंगी, अंतर सिर्फ इतना होगा कि सेटर मेथड कॉल नहीं होगा बल्कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर इसमें लिखा जाएगा, बाई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा जाएगा। पहले में बाई टाइप लिखा जाएगा, दूसरे में बाई नेम लिखा जाएगा, इसमें केवल कंस्ट्रक्टर लिखा जाएगा। इससे कंटेनर को पता चल जाएगा कंस्ट्रक्टर यूज करना है। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा सकता है, क्या सवाल पूछा जा सकता है? नहीं, वो तो टाइप तो यूज ही करेगा, वो तो मैं दिखा चुका हूँ। कुछ और सवाल आना ये आपके दिमाग में जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है यहाँ पर। We can have overloaded constructors in a class। यहाँ तो मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखा है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखा है। अब जब मैं कह रहा हूँ ऑटो वायरिंग बाय कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब ये तो पिक्चर से बाहर है। अब मेरे पास यहाँ पर एक पैरामीटर है, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास 4-5 डेटा मेंबर हो, एक कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर हो, एक में 2, एक में 3, एक में 4, एक में 5। उस केस में वो कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करेगा? क्या आंसर होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट आईओसी कंटेनर सबसे पहले सबसे ज्यादा पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर पिक करेगा, उसके पैरामीटर्स के टाइप के बेस पे बीन्स ढूंढेगा। अगर उस टाइप की सारी बीन्स उसे मिल जाती है तो उसका यूज करके आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा। अगर उस टाइप की वो सारी बीन नहीं ढूंढ पाता तो फिर उससे कम पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, उसकी भी अगर नहीं मिल पाती तो उससे कम पैरामीटर वाला ढूंढेगा। इस तरह से चलता जाएगा। अगर कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर इसका यूज करके ऑब्जेक्ट बना के नहीं देगा वो आपको। फिर एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि उसे ऐसा कोई भी बीन नहीं मिली जो इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके कि कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट किया जा सके। बात समझ आ रही है? चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं ये बात। इन केस ऑफ ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स is selected by default. Constructor having highest number of parameter is selected by default by the container। अब आगे की कहानी आपको बता दी गई है। हाईएस्ट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट किया, अब उसके सारे पैरामीटर्स के टाइप देख के बीन पिक होंगी, मिल गई तो इंजेक्ट हो जाएंगी, नहीं तो फिर उससे कम पैरामीटर, देन उससे कम पैरामीटर, इस तरह से चलता जाएगा। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, समझ में आ गया मुझे आपका सवाल। मेरे पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, लेकिन एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर का टाइप अलग अलग है। हाईएस्ट पैरामीटर की कैटेगरी में अगर वो दोनों कंस्ट्रक्टर आते हैं, कंटेनर दोनों को पिक करेगा पहले, उसके बाद वो दोनों के टाइप की बीन्स देखेगा क्या इनमें मिलती हैं। अगर दोनों के टाइप की बीन मिल गई तो फिर वो एम्बिग्यूटी एरर जनरेट करेगा। वो आपको कहेगा कि दो कंस्ट्रक्टर मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका यूज करके बनाऊं, आप ही बनाइए अब ऑब्जेक्ट, या आप मुझे बताइए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वो जहां कहीं भी एम्बिग्यूटी होगी एक्सेप्शन जनरेट करेगा। वो ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट करेगा जब उसे क्लियर कट डायरेक्शन मिल रही है। बात समझ आती है? अब ये रूल हमेशा याद रखिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। एम्बिग्यूटी के केस में वो नहीं बनाएगा ऑब्जेक्ट। आप कोई भी मिक्स अप्रोच यूज कर सकते हैं। ऑटो वायरिंग नॉर्मली छोटे प्रोजेक्ट में यूज होती है जहाँ नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स कम होते हैं। जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट होता है, पता चला बहुत सारे प्रोग्रामर है कॉन्फ़िगर करने वाले, वहाँ ऑटो वायरिंग से फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा होते हैं। एक की कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ सकती है। नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया, ये अगर आप आईओसी बेस्ड टेस्टिंग करें तो उसके लिए है। आपने कोई एक बीन बनाई, उसके कुछ मैथड आप टेस्ट करना चाहते हैं, उसकी कोई डिपेंडेंसी है, तो आपने कोई स्टफ बना के छोड़ दिया, वो ऑटो वायर कर दिया, अपने आप कंटेनर उसे ऑटो वायर करके टेस्ट करके दे देगा आपको। तो टेस्टिंग में ऑटो वायरिंग होती है। नॉर्मली जो बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं उनमें नहीं होती। मेरे पास एक क्लास में 10 कंस्ट्रक्टर मैंने बनाए, इसका मतलब मैं 10 कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं 10 के 10 को यूज करूंगा। मैंने जो क्लास बनाई है वो बहुत सारे लोगों को ध्यान में रख के बनाई है। मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, दूसरे की रिक्वायरमेंट अलग है, तीसरे की रिक्वायरमेंट अलग है।
मैं एक पैरामीटर का यूज करके बना सकता हूँ, दूसरा 2 का बना सकता है, तीसरा 4 का यूज करके बना सकता है। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर तो सारे डिफाइन कर दिए, लेकिन अपना यूज करने के लिए 2 बीन कॉन्फ़िगर कर दी, दूसरे ने फिर 2 बीन कॉन्फ़िगर करी, उसने अपनी अलग चीज ध्यान में रख के कॉन्फ़िगर करी, मैंने अपनी अलग चीज ध्यान में। अब मेरे पैरामीटर 5 थे, लेकिन मैंने जो बीन यूज करनी थी उसमें 2 ही दिए। कंटेनर पहले कौन सा पिक करेगा, 5 वाला, नहीं मिलेगा उसे। सिनेरियो देखो, स्प्रिंग जो है आपका दिमाग खोलता है, टोटालिटी में देखो चीजों को, अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। आपके लिए नहीं है केवल स्प्रिंग, तो प्रोजेक्ट के लिए है। लिखेंगे आगे। अब ये हो गया हमारा ऑटो वायरिंग, अभी एग्जांपल देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये तो था बहुत बेसिक चीज। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा ऑब्जेक्ट कैसे बने और उसकी डिपेंडेंसी कैसे इंजेक्ट हो। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम देखते हैं जिससे मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 4th क्लास है लेकिन दिमाग नहीं लगाना पड़ा अभी तक आपको। आपको लग रहा बड़ा आसान आसान काम है, ये तो XML लिखते जाओ और काम होता चला जाएगा। हमने दूसरी क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात कर रहे थे तो स्कोप जैसी चीज का जिक्र किया था। बीन के कितने स्कोप हो सकते हैं स्प्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? हमें पता है कि एक बीन की दूसरे बीन के ऊपर डिपेंडेंसी भी हो सकती है। अब डिपेंडेंसी में अगर स्कोप को जोड़ दिया जाए तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बीन्स स्कोप, डिपेंडेंसीज ऑफ बीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कोई भी बेसिक इंटेलिजेंस वाला आदमी ये समझ सकता है। मेरे पास सिंगलटन बीन है, मेरे पास प्रोटोटाइप बीन है। एक बीन की डिपेंडेंसी दूसरे बीन के ऊपर हो सकती है। अभी तक हम डिपेंडेंसी को सिंपल वे में देख रहे थे, उनका स्कोप कहीं कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। अब अगर स्कोप कंसीडर करें तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। एक सिंगलटन बीन की डिपेंडेंसी दूसरी सिंगलटन बीन के ऊपर हो सकती है, एक सिंगलटन बीन की डिपेंडेंसी किसी प्रोटोटाइप बीन के ऊपर हो सकती है, एक प्रोटोटाइप बीन की डिपेंडेंसी सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप बीन की डिपेंडेंसी प्रोटोटाइप बीन के ऊपर हो सकती है। इन 4 में से 3 में कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक बिना दिक्कत के कभी कर नहीं पाएंगे आप। अब बताइए किस में दिक्कत आएगी? प्रोटोटाइप टू प्रोटोटाइप, वो बड़ा सा लग रहा है इसलिए। प्रोटोटाइप टू प्रोटोटाइप में कभी दिक्कत नहीं आएगी। प्रोटोटाइप टू सिंगलटन में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी सिंगलटन टू। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक केस है। अब क्या प्रॉब्लम है, बाकी में प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी वो समझते हैं, फिर इसे समझेंगे इसमें क्या दिक्कत आएगी। नोट नहीं करना है, अभी पहले प्रॉब्लम समझाता हूँ। अब आपको पता है सिंगलटन का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कंटेनर एक बार बनाएगा। प्रोटोटाइप का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कंटेनर जितनी बार मांगेंगे उतनी बार बनाएगा। पहले बात करते हैं, ये मेरे पास कोई बीन है, इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। मैंने कंटेनर से S1 बीन मांगी। अब अगर मैंने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कराया होगा तो वो पहले S2 बनाएगा, सेटर इंजेक्शन कराया होगा तो पहले S1 बनाएगा। दोनों केस में S2 बनेगा, S2 का रेफरेंस S1 को दिया जाएगा। दोनों सिंगलटन बीन है, कंटेनर दोनों का रेफरेंस अपने पास रखेगा, S1 का रेफरेंस हमें देगा। उसके बाद कोई भी अगर S1 मांगता है, क्या कंटेनर S1 दोबारा से बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्या उसकी डिपेंडेंसी कभी दोबारा सेटिस्फाई करेगा? नहीं। S1 के साथ S2 जुड़ के दूसरे आदमी को मिल जाएगा। कोई दिक्कत आएगी कभी? नहीं आएगी। अब बात करते हैं प्रोटोटाइप टू सिंगलटन। प्रोटोटाइप टू सिंगलटन का मतलब है मेरे पास कोई एक P बीन है, मेरे पास कोई एक S बीन है। पहली बार P मांगेंगे P1 ऑब्जेक्ट मिले, दूसरी बार P मांगे P2 ऑब्जेक्ट मिले, तीसरी बार P मांगे P3 ऑब्जेक्ट मिले। लेकिन हर बार एक P ऑब्जेक्ट के पास S ऑब्जेक्ट हो। मान के चलते मैंने P और S बीन कॉन्फ़िगर करके रखी हुई है। मैंने P बीन मांगी, कंटेनर ने P1 ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी डिपेंडेंसी एक सिंगलटन बीन के ऊपर थी, वो बीन बनाई, उसका रेफरेंस P1 को दिया। अब ये सिंगलटन बीन है, कंटेनर इसका रेफरेंस अपने पास रखेगा। ये रेफरेंस आपको दे दिया, इसे वो अपने पास नहीं रखेगा क्योंकि उसे इसका यूज नहीं करना है बाद में, लेकिन ये अपने पास होल्ड करके रखेगा। पहले आदमी को मिल गया, अब दूसरे आदमी ने P2 बीन मांगी, कंटेनर क्या S दोबारा बनाएगा? P2 दोबारा बनाएगा, उसे वही S देगा। तीसरी बार P मांगा, P3 ऑब्जेक्ट बना, वही S दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। कोई दिक्कत आई कभी? प्रोटोटाइप टू प्रोटोटाइप के केस में जितनी बार एक ऑब्जेक्ट मांगे उतनी बार एक दूसरा नया ऑब्जेक्ट बनता जाए। आपने P1 मांगा, कंटेनर ने P1 बनाया, इसकी डिपेंडेंसी किसी प्रोटोटाइप बीन के ऊपर थी तो वो भी बनाया, इसका रेफरेंस इसे दिया। क्या दोनों में से कोई भी रेफरेंस कंटेनर अपने पास होल्ड करके रखेगा? दोनों दे दिए। दूसरी बार मांगा, दोनों फिर बना दिए। बात समझ आ रही है? सेकंड केस का मतलब है ये ऑब्जेक्ट सिंगलटन है लेकिन इसकी डिपेंडेंसी किसी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के ऊपर है। आप जितनी बार S मांगे उतनी बार ऐसे ही मिले, लेकिन S से जितनी बार P मांगे उतनी बार अलग अलग ऑब्जेक्ट मिले। अब ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कंटेनर डिपेंडेंसी कब सेटिस्फाई करता है? क्रिएशन टाइम पे। एक सिंगलटन बीन कितनी बार क्रिएट होगी? उसकी डिपेंडेंसी कितनी बार सेटिस्फाई होगी? पहली बार आपने ऑब्जेक्ट मांगा,
कंटेनर ने ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी डिपेंडेंसी P के ऊपर थी, P1 ऑब्जेक्ट बनाया, P1 का रेफरेंस S को दिया, S का रेफरेंस अपने पास रख लिया, आपको दे दिया। अब आपने दूसरी बार S मांगा, क्या करेगा? वही S दे देगा। दोबारा बनाएगा? दोबारा नहीं बनाएगा। तो क्या डिपेंडेंसी दोबारा सेटिस्फाई करेगा? क्या उसे P2 देगा? अब आप S से कभी भी P मांगेंगे, क्या ही मिलेगा आपको? समझ आ रहा है कुछ? Out of these four possibilities, singleton to prototype dependency will always create problem. Singleton to prototype dependency will always create problem because containers satisfy dependencies only at the time of creation. At the time of creation, a singleton being is created only once. Its dependency can only be satisfied. अब कुछ एग्जाम्पल बताइए रियल लाइफ में या टेक्निकली जो भी आपने आज तक पढ़ा है, ऐसा कोई सिनेरियो बताइए जहां पर एक ऑब्जेक्ट सिंगलटन हो और उससे जो दूसरा ऑब्जेक्ट हम मांगे वो प्रोटोटाइप हो, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट जितनी बार भी मांगा जाए एक ही का रेफरेंस मिले सबको, लेकिन उससे जब कोई दूसरी चीज मांगी जाए हर बार एक नया ऑब्जेक्ट मिले। बस में जब टिकट देते हैं, मैं टेक्निकल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। कोर्स से स्टूडेंट थोड़ी लेंगे हम। पहले एक ऐसी बात बताइए जो आप पहले से पढ़ चुके हो, यूज कर चुके हैं। बहुत सारी एपीआई अभी तक आपने पढ़ी हैं, पूरी कोर जावा आपने पढ़ी, उसके बाद एक्सेप्शन पढ़ा, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ी, आईओ पढ़ी, जेडीबीसी पढ़ा, सर्वलेट जेएसपी पढ़ा। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, प्रीडिफाइंड एपीआईज हैं, प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं जिनका आप यूज करते हैं। उनमें से कुछ सिंगलटन है, उनकी डिपेंडेंसी प्रोटोटाइप के ऊपर होती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कनेक्शन पूल का। अगर मैं कोई एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उस एप्लीकेशन में कितने कनेक्शन पूल में यूज करना चाहूंगा? यानी कि मान लीजिए मैंने बहुत सारे डाओ बना के रखे हुए हैं, हर एक डाओ कनेक्शन पूल का रेफरेंस लेता है। कनेक्शन पूल डेटा सोर्स से मैनेज होता है, यानी कि डेटा सोर्स और कनेक्शन मान के चलते हैं। अगर किसी भी डाओ से मैं मेथड कॉल करता हूँ गेट डेटा सोर्स, तो क्या हर बार एक नया डेटा सोर्स मिलता है मुझे या एक ही डेटा सोर्स मिलेगा? डेटा सोर्स के पास मेथड होता है गेट कनेक्शन। कोई भी डेटा सोर्स के ऊपर अगर गेट कनेक्शन मेथड कॉल करे, एक ही कनेक्शन मिलेगा या हर बार अलग अलग मिलेगा? एक ही मिलेगा सबको। उसी कनेक्शन के ऊपर आपने सेलेक्ट क्वेरी चलाई, उसी के ऊपर कोई दूसरा इंसर्ट क्वेरी चलाएगा, उसी के ऊपर तीसरा कोई अपडेट क्वेरी चलाएगा, ऐसे होगा। पूल क्यों बनाया हमने? पूल में एक कनेक्शन होगा, एक से ज्यादा होंगे? एक से ज्यादा होंगे। जितनी बार मेथड कॉल करेंगे उतनी बार नए कनेक्शन आपको मिलते जाएंगे। कनेक्शन पूल या डेटा सोर्स कैसा ऑब्जेक्ट है? सिंगलटन। कनेक्शन कैसा ऑब्जेक्ट है? प्रोटोटाइप। तो सिंगलटन से कैसा ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं आप? अब आप कोई भी फैक्ट्री बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया मेरे पास डाव है बहुत सारे, तो मैंने कोई डाव फैक्ट्री बनाई हुई है। अगर अपनी एप्लीकेशन में मुझे फैक्ट्री की जरूरत है, डाव फैक्ट्री, तो कितनी फैक्ट्री होंगी मेरे पास? एक। कोई भी मांगेगा उसे एक ही फैक्ट्री का रेफरेंस मिलेगा। उस फैक्ट्री के ऊपर अगर मैं मेथड कॉल करूं गेट डाव, एक ही डाव मिलेगा, अलग अलग डाव मिलेंगे? अलग अलग डाव मिलेंगे। अभी अगर आप देखें, हम आईओसी कंटेनर की बात करते हैं, एक एप्लीकेशन में कितने आईओसी कंटेनर रखते हैं हम? कैसा ऑब्जेक्ट है वो? अब उससे जब हम बीन मांगते हैं, मिलती है कि एक से ज्यादा बीन मिलती है? डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? ये सभी एग्जांपल सिंगलटन टू प्रोटोटाइप के हैं। Following are some examples of singleton to prototype dependency. Connection, कहीं भी फैक्ट्री आएगी वहाँ हमेशा ऐसा ही होगा। मैं कोई सर्विसेज यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई सर्विस फैक्ट्री होगी, उससे मैं सर्विस ऑब्जेक्ट मांगूंगा। फैक्ट्री एक होगी, सर्विस ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे जितनी बार कॉल किए जाएंगे। पहले वाली पार्टी सिंगलटन है, दूसरी वाली पार्टी प्रोटोटाइप है। ये सिंगलटन टू प्रोटोटाइप डिपेंडेंसी है। अब एक एग्जाम्पल से पहले प्रॉब्लम समझते हैं। लिखेंगे फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स सिंगलटन टू प्रोटोटाइप प्रॉब्लम। अगर हम रियल लाइफ का एग्जाम्पल लें, आप सब लोग बस में ट्रैवल करते हैं, एक बस में 100 यात्री हैं, उन सबको टिकट लेना है, यानी कि उनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? कंडक्टर के ऊपर, क्योंकि टिकट किससे लिया जाएगा? कंडक्टर से। बस में अगर 100 लोगों को टिकट लेना है, 100 कंडक्टर होने चाहिए कि एक ही कंडक्टर से काम चल सकता है? 100 यात्री हो, 200 यात्री हो या 1000 यात्री हो, कंडक्टर एक ही होगा। जिसे भी टिकट लेना होगा वो एक ही कंडक्टर के पास जाएगा।
क्या कंडक्टर सबको एक ही टिकट देगा कि अलग अलग टिकट देगा? अलग अलग टिकट देगा। तो कंडक्टर ऑब्जेक्ट को अगर हम सिंगलटन और प्रोटोटाइप की श्रेणी में रखना चाहें तो किस कैटेगरी में आएगा? सिंगलटन। और टिकट ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। आप सब लोग मैकडी वगैरह पिज़्ज़ा हट में जाते होंगे, वहाँ काउंटर पे ऑर्डर लेने के लिए आदमी रहता है जो आपको बर्गर पिज़्ज़ा जो भी आपको लेना है वो देता है। अगर 100 लोगों को बर्गर खाने हैं, 100 ऑर्डर रिसीवर होने चाहिए कि एक ऑर्डर रिसीवर 100 लोगों के ऑर्डर ले सकता है? एक ऑर्डर रिसीवर ले सकता है 100 लोगों के। अब उन सबको वो एक ही बर्गर देगा या सबको अलग अलग देगा? बर्गर कैसा है? बात समझ आ रही है? अब रियल लाइफ में देखेंगे तो रियल लाइफ में भी हर जगह इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। पहले मैं आपको कल जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसी में जो अभी ऑटो वायरिंग बताया उसका छोटा छोटा सा एक दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। निकले की ज़रूरत नहीं है, वो पहले आप लिख चुके हैं। हमने कंस्ट्रक्टर और सेटर मेथड्स में प्रॉपर मैसेज रख दिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके बनाया जा रहा है या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके बनाया जा रहा है। वैल्यू इंजेक्ट सेटर मेथड के थ्रू हो रही है कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रही है? अभी सही कर लेते हैं भैया। क्या दिया है यहाँ पर? हम केवल ए टाइप की बीन मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ए इज क्रिएटेड, बी इज क्रिएटेड, बी इज इंजेक्टेड। इसका मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके उसने क्रिएट किया, फिर बी क्रिएट किया, फिर बी को इंजेक्ट किया। हमने कहीं जैसे हम पहले बताते थे वैसे नहीं बताया कि इसकी डिपेंडेंसी किसी बी टाइप की बीन के ऊपर है। अब अगर मैं बी टाइप की एक और बीन कॉन्फ़िगर कर दूं, अब देखिएगा प्रॉपर आपको एक्सेप्शन के साथ डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा कि क्या गलती हुई है। एरर क्रिएटिंग बीन विद नेम ए डिफाइंड इन क्लास पाथ रिसोर्स दिस अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सप्रेस थ्रू बीन बी प्रॉपर्टी बी नो यूनिक बीन ऑफ टाइप mypack डॉट बी इज डिफाइंड एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बीन बट फाउंड 2। आगे एक्सेप्शन है वगैरह वगैरह। नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। बेसिक एक्सेप्शन है जो आपको मिलेगा अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन। बात समझ आ गई? अब इस प्रॉब्लम को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा बीन है तो? बाई टाइप की जगह अगर मैं बाई नेम कर दूं, अब ये प्रोग्राम चल जाएगा। अब देखिएगा अभी भी डिपेंडेंसी इंजेक्ट कैसे हो रही है? सेटर मेथड के थ्रू। अब अगर मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कराना चाहता हूँ, पहले ये हटाना पड़ेगा मुझे। अब क्या लिखना होगा यहाँ पर? E is created, A is created and B is injected। इसका मतलब इंजेक्शन अब कैसे हुआ है? बात समझ आ गई? नोट नहीं करना, ये अपने आप करके देख लेंगे। जो सिंटेक्स थे वो मैं आपको पहले ही लिखा चुका था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो अभी हम कर रहे थे डिफरेंट स्कोप के केस में क्या होगा। एक नया प्रोजेक्ट हमने बनाया, कोर मॉड्यूल की 4 फाइल्स ऐड कराई। अब यहाँ पर मैंने ये हमने एक क्लास बनाई टिकट। हर टिकट को एक अलग नंबर दिया जा सके उसके लिए यहाँ पर एक डेटा मेंबर रख लिया। नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए काउंटर रख लिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा काउंटर बढ़ जाएगा और उसकी वैल्यू नंबर में आ जाएगी। टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन किया जिसके थ्रू हम टिकट का नंबर प्रिंट कर सकते हैं। ये हमने पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई कंडक्टर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बनाई क्योंकि हमें एक से ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन देनी है, अलग अलग तरह के कंडक्टर बनाएंगे हम। हर एक कंडक्टर के पास एक मेथड होना चाहिए गेट टिकट। पहले बेईमान कंडक्टर बनाते हैं। ये हमने एक क्लास बना दी। कंस्ट्रक्टर हमने कोई नहीं बनाया, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। चाहे तो इसमें कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंडक्टर ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो हमें पता चल जाएगा, उसे जब टिकट दिया जाएगा तो भी हमें पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट कितनी बार बनेगा? एक बार। तो उसे टिकट भी कितनी बार दिया जाएगा? मांगा कितनी बार जाएगा उससे टिकट? बार बार। अब उसे एक टिकट दिया गया, बार बार मांगेंगे तो वो क्या करेगा बेचारा? बेईमानी करेगा, एक ही टिकट को बार बार देगा। देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने एक प्रोटोटाइप बीन कॉन्फ़िगर की। लेट्स से यहाँ भी ऑटो वायरिंग लगा देते हैं। हमने एक टिकट टाइप की बीन कॉन्फ़िगर करके रखी हुई है। कंडक्टर की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? टिकट के ऊपर। तो वो यहाँ ऑटो वायर हो जाए, इंजेक्ट हो जाए। यहाँ से अब फैक्ट्री ले लेते हैं, यूज़र ले लेते हैं। अगर 2 टिकट मांगे हैं, 2 अलग अलग नंबर के टिकट मिलने चाहिए या एक ही नंबर के टिकट मिलने चाहिए? अब देखिएगा क्या होता है। बीन कौन सा? थर्ड लाइन ऊपर वाली सर, इस क्लास के नीचे भी अच्छा।
obtaining conductor bean from the container, conductor created, ticket provided to the conductor, requesting 2 tickets from the conductor, these tickets are given by conductor, it is ticket number 1, it is ticket number। अब आप उससे 100 टिकट भी मांगेंगे तो वही उसी की फोटोकॉपी करके देता रहेगा सबको। समझ आ रही है बात? रियल लाइफ में ऐसा होना चाहिए। पहले इसे नोट करेंगे, इससे आपको प्रॉब्लम पता चलेगी, फिर इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। हो गया? हो गया? हो गया? हो गया? हो गया? यहाँ तक आपको प्रॉब्लम पता चल गई कि सिंगलटन टू प्रोडक्ट, लाइट ऑन कर लीजिए। सिंगलटन टू प्रोटोटाइप डिपेंडेंसी के केस में हमेशा इसी तरह की समस्या आपके सामने आएगी। अब इस समस्या को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक आसान तरीका है जिसमें आपको बिना कोई एफर्ट के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। दूसरा मुश्किल तरीका, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और पता भी चलेगा कि कैसे सॉल्व हो रही है। कौन सा करना चाहेंगे? आसान मुश्किल? मुश्किल से शुरू करते हैं पहले, फिर आसान वाला करेंगे ताकि आपको दोनों चीज पता चले। लिखेंगे in addition to other beans, in addition to other beans, a bean may declare या may have dependency on the IOC container itself, may declare or may have dependency on the IOC container itself। बीन की केवल दूसरी बीन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो सकती है, बीन की कंटेनर के ऊपर भी डिपेंडेंसी हो सकती है। अब ये बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आपने अगर सावलेट पढ़ा हो, हर सावलेट के पास सावलेट कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस होता है कॉन्फिग के थ्रू, और कॉन्टेक्स्ट के पास सर्वर का रेफरेंस होता है। कोई भी एप्लीकेशन अगर सर्वर से कुछ मंगाना चाहे तो वो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मंगा सकती है, कॉन्टेक्स्ट वहाँ पर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही हर एक बीन अगर चाहे तो वो ज़रूरत पड़ने पे कंटेनर से इंटरेक्ट कर सकती है। कंटेनर बीन को क्रिएट करता है, यानी कि कंटेनर के पास बीन का रेफरेंस होता है, वो जब चाहे उसके ऊपर मेथड कॉल कर सकता है, उसे कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन बीन कंटेनर को ये कह सकती है कि मुझे बाद में आपसे इंटरेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप मुझे क्रिएट कर रहे हो तो अपना भी नंबर मुझे दे दो ताकि ज़रूरत पड़ने पे मैं आपसे कॉल कर सकूं। ये अगर हम बाई डायरेक्शनल लिंक बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर हम कंडक्टर बीन की डिपेंडेंसी कंटेनर के ऊपर डाल दें तो हम अपना गेट टिकट मेथड अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जब भी गेट टिकट मेथड कॉल हो, गेट टिकट मेथड अंदर से क्या करे? कंटेनर से टिकट बीन मांग ले। टिकट बीन हमने कैसी कॉन्फ़िगर की हुई है? प्रोटोटाइप। कंटेनर से जितनी बार मांगी जाएगी उतनी बार क्या होगा? नया ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, अ बीन कैन रिक्वेस्ट द रेफरेंस of the IOC container by implementing bean factory aware interface. Bean factory aware interface. This interface provides a method named set bean factory. Method के signature के बाद लिखेंगे, this method is used by the container to provide its own reference to the bean. To provide its own reference to the bean. Next line से लिखेंगे, by making a singleton bean factory aware singleton to prototype dependency problem can be solved as follows। next line से लिखेंगे, let capital A be a singleton bean, let capital B be a prototype bean, full stop के बाद लिखेंगे, let there be a dependency of bean A on bean B, that is bean B is requested from A by application users। लिखने लायक दिख रहा है आपको? लिखते रहिए, चलती वो लाइट अपने आप आ जाएगी। चलिए लिखिए, this dependency can be solved by making the bean A bean factory aware
as follows. यहाँ पर देखिएगा, ये डायग्राम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमने टिकट और कंडक्टर की जगह यहाँ पर जेनरिक टर्म यूज किए ए एंड बी। हमने अज्यूम किया है कि ए हमारे पास कोई सिंगलटन बीन है जिसकी डिपेंडेंसी बी के ऊपर है, बी एक प्रोटोटाइप बीन है। हमने अपनी ए बीन को बीन फैक्ट्री अवेयर टाइप का बना के रखा हुआ है। पहले हमने सिंगलटन बीन मांगी कंटेनर से, कंटेनर ने सिंगलटन बीन बनाई। कंटेनर जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंटेनर को रिफ्लेक्शन से पता चल जाएगा कि ये बीन फैक्ट्री अवेयर टाइप की है, यानी कि इसे उसके अपने रेफरेंस की जरूरत है। कंटेनर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसे अपना रेफरेंस देगा सेट बीन फैक्ट्री मेथड कॉल करके। ये एरो दिखा रहा है कि इस बीन के पास कंटेनर का रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट बनाया, कंटेनर ने उसे अपना रेफरेंस दिया और ये ऑब्जेक्ट आपको अवेलेबल करा दिया। अब आपको इस ऑब्जेक्ट की जरूरत थी ताकि आप इससे प्रोटोटाइप बीन मांग सके। आपने इसके ऊपर मेथड कॉल किया गेट बीन, इससे कहा प्रोटोटाइप बीन दो। अब इसमें हम गेट बी मेथड ऐसे डिफाइन करेंगे कि जैसे इसके ऊपर ये मेथड कॉल होगा, ये कंटेनर से कहेगा मुझे बी बीन दो, कंटेनर बी बीन बनाएगा। वो प्रोटोटाइप है, जितनी बार मांगेंगे उतनी बार बनाएगा। अब मांगा किसने है कंटेनर से, तो रेफरेंस ए को देगा, ए आपको रेफरेंस देगा, अपने पास सेव करके नहीं रखेगा कहीं भी। पिछली बार गलती ये हो रही थी, वो सेव करके रखा जा रहा था। अब आप इसका यूज करेंगे। दूसरा टिकट चाहिए, फिर दूसरी बार इससे मांगेंगे, ये कंटेनर से मांगेगा, कंटेनर नया बना देगा। अगली बार डॉक्टर के पास जाके आइएगा। एक और कोई कह रहा था मुझे 1.1 में लिखा है कैपिटल ए ब्रैकेट के अंदर सिंगलटन बीन इज क्रिएटेड एंड रेफरेंस ऑफ बीन फैक्ट्री, अगेन ब्रैकेट के अंदर फिर आईओसी कंटेनर, ब्रैकेट के बाद फिर इज प्रोवाइडेड टू इट। 1.2 रेफरेंस ऑफ ए बीन इज रिटर्न्ड, reference of a bean is returned। 1.3 b ब्रैकेट के अंदर प्रोटोटाइप, ब्रैकेट क्लोज्ड, bean is requested from the singleton bean a। 1.4 a bean ask the container to provide prototype bean b। डायग्राम के साथ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? आपने केवल वो पॉइंट पूछे जो अलग लिखे हुए, ऐसे ही पिछली बार आपने किया था। डायग्राम के साथ समझ में आ जाता है, तो थोड़ा पता लग जाता है क्या क्या हो रहा है। हो गया? कितनी उम्र हो गई आपकी? 31 हो गई, अब मेरी 40 होने वाली है। 15-16 साल मुझे भी कंप्यूटर के आगे बैठते बैठते हो गए। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसे। आप में कोई फर्क आया नहीं वैसे, लेकिन आपसे कोड पढ़ा क्यूकेट के अंदर, हाँ। तब भी आप ऐसे थे, आज भी आप ऐसे हुए। तब मेरे बाल थे, अब बाल नहीं है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। यहाँ पर अब इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक बार वो लाइट ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर हमने ऑनेस्ट कंडक्टर नाम की क्लास बनाई। इस बार कंडक्टर क्लास को एक्सटेंड किया। अब हमें इसमें कंडक्टर क्लास के साथ साथ बीन फैक्ट्री अवेयर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराया हमने। अब इस इंटरफेस की वजह से यहाँ पर हमें एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, सेट बीन फैक्ट्री। यहाँ पर हमने अपना एक डेटा मेंबर ले लिया। इस तरह से हमने अपना गेट टिकट मेथड डिफाइन किया। यहाँ पर ये मैसेज लिख देते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद अब इसकी कोई दूसरी डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी होती तो वो डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती। जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो प्रॉपर आपको बताऊंगा कंटेनर क्या क्या करता है। अभी धीरे धीरे आपको पता चल रहा है। अभी आपको लग रहा है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और सिर्फ डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करता है, आगे जाके पता चलेगा वो बहुत सारे काम करता है।
तो यहाँ पर वो बीन फैक्ट्री इंजेक्ट करेगा, जब हम ऑब्जेक्ट मांगेंगे तो ये मेथड कॉल होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, डिसऑनेस्ट कंडक्टर की जगह ऑनेस्ट कंडक्टर। अब हमें यहाँ पर इसकी कोई डिपेंडेंसी बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी डायरेक्ट डिपेंडेंसी अब टिकट के ऊपर नहीं है। डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? कंटेनर के ऊपर, वो हमने इंटरफेस इंप्लीमेंट करके बता रखा है। अब देखिएगा, कंडक्टर इज क्रिएटेड, बीन फैक्ट्री इज इंजेक्टेड, रिक्वेस्टिंग 2 टिकट्स फ्रॉम द कंडक्टर, इट इज टिकट नंबर 1, इट इज टिकट नंबर। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। सिर्फ आपको एक क्लास और थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन नोट करनी है। हो गया, ये चेंज आया, वो तो एज इट इज है। हो गया। अब अगर आप देखें तो ये फ्रेमवर्क की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सिंगलटन टू प्रोटोटाइप डिपेंडेंसी। जब भी आप बीन्स यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं हर आदमी के साथ, हर प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा बार इस तरह की सिचुएशन आएगी। एक सोल्यूशन तो ये है कि वो अपनी तरफ से ये करे, इसमें एफर्ट करने पड़े, आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। फ्रेमवर्क इसका एक प्री डिफाइंड अपनी तरफ से एक रेडीमेड सॉल्यूशन देता है, जिसमें आपको ये सारे एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, सॉल्यूशन है लुकअप मेथड इंजेक्शन। अभी तक हम ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करा रहे थे, अब हम पूरा का पूरा मेथड इंजेक्ट कराएंगे। लुकअप मेथड इंजेक्शन is the solution of singleton to prototype dependency problem. Lookup method injection is the solution of singleton to prototype dependency problem provided by the framework. In this solution, class of singleton bean which have a dependency on the prototype bean is declared as an abstract class, and the method which is used to obtain prototype bean is declared as abstract method in it, is declared as abstract method in this method is called lookup method. Next line se likhenge, in the configuration this abstract bean is configured by using lookup hyphen method sub element, by using lookup hyphen method sub element. This sub-element is used to specify name of abstract method, name of the lookup method and abstract method। वो एक ही बात है, पहले लिखा चुका हूँ आपको, तो abstract method को lookup method कहेंगे। Name of the abstract method and reference of the prototype bean which is to be returned, reference of the prototype bean which is to be returned from it. पूरा सिंटेक्स होगा lookup hyphen method name equal method name bean equal reference of prototype bean। ये सब एलिमेंट है, बीन के अंदर आएगा, अभी लिख के दिखाऊंगा। दो पैरामीटर है, नेम और बीन। नेम में मेथड का नाम आएगा, बीन में प्रोटोटाइप बीन का नाम आएगा। हो गया। कोर जावा आप लोगों ने पढ़ी है, आपको इतना पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पर हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा होगा, लिखेंगे इन दिस अप्रोच IOC कंटेनर generates a dynamic subclass of the specified abstract class using specified abstract class using CGLib API। CGLib API पूरा नाम है कोड जनरेशन लाइब्रेरी। ये एक बहुत ही पावरफुल API है। कल बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि जब हमने प्राइवेट मेथड कॉल किया था, अगर वो ये CGLib API पढ़ लें या उन्हें इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाए तो वो फिर पागल हो जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। इस API का यूज़ करके आप क्लास को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि रन टाइम पे किसी क्लास की सब क्लास बना सकते हैं, किसी क्लास में नए मेंबर ऐड कर सकते हैं, उसके एग्जिस्टिंग मेंबर हटा सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। आपने अपनी क्लास में A नाम का मेथड बनाया, मैं डायनेमिकली चेंज करके उसे B नाम का मेथड कर सकता हूँ।
इस एपीआई का यूज करके। तो यहाँ पर आईओसी कंटेनर जो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, इस एपीआई का यूज करके रन टाइम पे उसकी एक क्लास बनाएगा, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस क्लास में वो मेथड डिफाइन करेगा और वो ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। वो क्लास कहीं सेव नहीं होगी। दूसरी बार आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर वो एक नई क्लास बनेगी, वो सिर्फ मेमोरी में रहेगी। जैसे हम नॉर्मल क्लास बनाते हैं, उनकी डॉट क्लास फाइल बनती है, ऐसे इनकी कहीं डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगी। लिखेंगे दिस डायनेमिकली जनरेटेड सब क्लास, this dynamically generated subclass implements the abstract method as we have done in the honest conductor class। सारा काम वही होता है जैसा हमने किया था, लेकिन वो हमसे छुप जाता है। हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में एक लाइन लिखनी होती है, एक नोट लिखेंगे। In order to use lookup method injection jar file of cglib API, in order to use lookup method injection, jar file of cglib API need to be added to the application of cglib API need to be added to the application। हमने देखिएगा सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी जानबूझ के, ताकि हम एक तो हमें जनरलाइजेशन मिल जाए। हमने जहाँ ऑब्जेक्ट मांगा हुआ है वहाँ कंडक्टर लिखा हुआ है, हम क्लास बदल रहे हैं, वो हमें बार बार नहीं बदलना पड़ रहा। तो एक तो हमें एब्स्ट्रैक्शन मिल गया, दूसरा हमें पता था कि लास्ट में जाके हमें लुकअप मेथड इंजेक्शन करना है। लुकअप मेथड इंजेक्शन ये कहता है जो आपकी सिंगलटन क्लास है जिसकी डिपेंडेंसी प्रोटोटाइप बीन के ऊपर है, उसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, उसमें वो मेथड जिसके थ्रू आपको प्रोटोटाइप बीन रिटर्न करनी है उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर दो। मीन्स कुछ कोड मत लिखो, आप सब कुछ फ्रेमवर्क आपके लिए कोड जनरेट कर लेगा। आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इस कॉन्फ़िगरेशन में अपनी क्लास का नाम बताओ। अब आपको पता है इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, कैसी क्लास है ये, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो आपको इम्प्लीमेंट कराना है। अब बताओ कि आपको कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट कराना है, से कौन सी बीन रिटर्न करानी है। इस कॉन्फ़िगरेशन से कंटेनर को पता चलेगा कि मुझे इसकी एक सब क्लास बनवानी है, उसमें ये मेथड डिफाइन करवाना है। इस तरह से डिफाइन कराना है कि हर बार कंटेनर से एक नया ऑब्जेक्ट लेके दिया जाए। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊंगा, ये आपको क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन बताएगा, cglib की क्लास नहीं मिल रही है, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन net.ss.cglib.proxy कॉलबैक फिल्टर वगैरह वगैरह। अब इसके लिए हमारे पास cglib नाम से जार फाइल है, ये नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। cglib नॉर्मल होगी, एक cglib नो डिपेंडेंसी होगी, यानी कि इसमें cglib के साथ साथ ये लाइब्रेरी जिस दूसरी एपीआई के ऊपर डिपेंड करती है वो सब कुछ है। केवल एक जार फाइल से हमारा काम चल जाएगा। ये हमने ऐड कर लिया इसमें। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा। टिकट्स फ्रॉम द कंडक्टर, दीज टिकट्स आर गिवन बाय द कंडक्टर, इट इज टिकट नंबर 1, इट इज टिकट नंबर, कोड लिखना पड़ा कुछ। अब ये वास्तव में जो कंडक्टर ऑब्जेक्ट है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो हम देखना चाहते हैं। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं उससे पता लगा सकता हूँ किस क्लास का है। ऑब्जेक्ट से उसके क्लास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया, एंड क्लास ऑब्जेक्ट से उसका नाम लिया। अब आपको पता चलेगा यहाँ पर किस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है वास्तव में। mypack.conductor ये आपकी क्लास थी, $, an answer by cglib, $, this number। रन टाइम पे ये टोटल उसने एक क्लास बनाई, इसका ऑब्जेक्ट आपको दिया गया। आपको लग रहा है आपके पास कंडक्टर ऑब्जेक्ट है, बात समझ आ रही है कुछ। अब आपको केवल इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, यहाँ केवल चेंज करना ही है। कंडक्टर नाम की क्लास आप पहले नोट कर चुके हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हो गया, समझ आती है यहाँ तक बात। दो चीज़ें आपको पता चल गई, एक तो आपको पता चल गया ऑटो वायरिंग क्या है, कैसे कैसे कर सकते हैं, किस अप्रोच के क्या प्रोस एंड कॉन्स है। दूसरा आपको पता चल गया स्कोप के बेस पे 4 तरह की आपकी डिपेंडेंसी हो सकती हैं, 3 में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंगलटन टू प्रोटोटाइप में प्रॉब्लम आएगी। 2 तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, लुकअप मेथड इंजेक्शन के थ्रू या फिर अपनी बीन की डिपेंडेंसी कंटेनर के ऊपर डाल के। आपको ये भी पता चल गया कि आपकी बीन कंटेनर से इंटरेक्शन कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ सही से पढ़ के समझ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की। यहाँ पर हमने आईओसी के 2 पार्ट खत्म कर लिए। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा वो सारी बात आपको बता दी गई, डिपेंडेंसी कैसे सेटिस्फाई होंगी, डिपेंडेंसी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं वो कैसे सॉल्व होंगी, वो सब कुछ आपको पता चल गया है।
है